हेलो गाइस, आप सबका टर्म 2 स्टार्ट हो चुका है। टर्म 1 में आपके जो भी एग्जाम के रिजल्ट्स आएंगे वो सब देखे जाएंगे। अगर आपका रिजल्ट खराब भी आ रहा है मार्किंग स्कीम के हिसाब से तो चिंता मत करो, टर्म 2 अपने पास है और टर्म 2 का सिलेबस जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज हम टर्म 2 में क्लास 11 का सबसे फर्स्ट चैप्टर स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आपको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड ये दोनों स्टडी करने हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स आपका नेक्स्ट चैप्टर है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स आपका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो आज इसमें सबसे पहली चीज हम क्या कर रहे हैं, हम इलास्टिसिटी के बारे में स्टडी करने जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है तो इसका मोटिव क्या है इसको हमें पढ़ाने का। क्यों? क्योंकि हम सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज नहीं जानेंगे कि सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, उसकी प्लास्टिसिटी क्या होती है, उसके एरिया, फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। ये सारी चीजें जानना जरूरी है। रीजन क्या है कि बिकॉज होता क्या है, आप अगर सिविल इंजीनियर हो या आप फ्यूचर में कुछ आर्किटेक्चर वगैरह कर रहे हो या कुछ भी चीज लाइक घर भी आप बनाते हो तो वो किससे सपोर्टेड होता है, आपके पिलर्स से सपोर्ट हो रखा है। तो जो पिलर्स है, पिलर्स में क्या, पिलर्स आपका आयरन से बना है जो भी पिलर बना है। तो पिलर का एक फ्रेम वर्क हम डालते हैं जिसके अंदर सीमेंट डालते हैं। तो पिलर जो है, पिलर गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, वो थर्मल एक्सपेंशन करता है। तो थर्मल एक्सपेंशन से जो हमारी जो बिल्डिंग है वो क्या होती है, वो तो क्या पता वो गिर सकती है या मैक्सिमम लोड की वजह से गिर सकती है या उसके आर्किटेक्चर की वजह से गिर सकती है। तुमने देख रखा होगा कि जो बिल्डिंग की जो पिलर्स होती है वो ऐसी शेप की होती है, आई शेप की होती है। अब तुम पूछोगे सर ऐसी क्यों नहीं होती, क्या ऐसी शेप की नहीं हो सकती, क्या ट्रायंगल शेप की नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। और इसका रीजन ही है कि हमने ये इस शेप की बिकॉज कि सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज हमने स्टडी कर रखी है अच्छे से। और अगर जब तक हम डीपली सारी चीजें स्टडी नहीं करें तो हम बहुत सारी चीजें कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ट्रेन्स की पटरियां जो होती हैं वो होती हैं लोहे की। अब लोहे की पटरियां होती हैं और जब गर्मियों का सीजन होता है तो इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि वो जो आयरन है वो एक्सपैंड कर जाता है। गर्मी में सारी चीजें फैलने की कोशिश करती है ना। लाइक तुम भी गर्मी में क्या करते हो, फैल जाते हो, है। तो वैसे क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से आपकी जो आयरन है वो क्या करती है, एक्सपेंड करती है, कोई भी मटेरियल एक्सपेंड करने लग जाता है। तो अगर सोचो कि हो क्या रहा है, आप एक ब्रिज पे हो और ब्रिज की जो भी मटेरियल है वो इस शेप की नहीं है या बहुत सारे मतलब एक जो फिक्स शेप होनी चाहिए उस शेप से नहीं है या उसकी प्रॉपर्टीज आपको स्टडी नहीं कर रखी है, तो होगा क्या, अगर कुछ भी खराब हुआ उसमें तो होगा क्या, वो ब्रिज टूट जाएगा और लाखों जिंदगियां क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इसीलिए अपने को ये सॉलिड चैप्टर अच्छे से स्टडी करना है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, सबसे पहला टॉपिक है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होती है बच्चों, देखो इलास्टिसिटी क्या है। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसकी होती है, प्रॉपर्टी हर मटेरियल की होती है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू regain its original configuration इसका मतलब क्या है, यानी कन्फिगरेशन, एक और लाइन ऐड करते हैं, when deforming force is removed। देखो इसका मतलब क्या होगा, इसके कहने का मतलब क्या है, इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है एक इलास्टिसिटी, ठीक है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी। अच्छा, अगर मैं इलास्टिसिटी बोल रहा हूँ तो मैं एक ही टर्म चीज याद आ रही होगी, क्या, रबर या इलास्टिक सब्सटेंस, जिसको ऐसे खींचो और ऐसे करके वो वापस आ जाता है। तो यही तो प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी ही प्रॉपर्टी है। आपने उस पर फोर्स लगाया और खींचा, खींचने के बाद उसको छोड़ रहे हो तो वो वापस अपने शेप में आ रहा है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कह रहे हैं, इलास्टिसिटी कह रहे हैं। और जो फोर्स आपने लगाया उसका शेप चेंज करने के लिए उसको कह रहे हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। क्या कह रहे हैं उसको, डीफॉर्मिंग फोर्स। तो इलास्टिसिटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, यानी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आने की इस प्रॉपर्टी को कह रहे हैं जब डीफॉर्मिंग फोर्स हटाया जाए यानी रिमूव किया जाए, है ना। अगर तुम उसको पकड़ के रखोगे तो थोड़ी ना उसका शेप और साइज वापस आ जाएगा, उसको छोड़ दो वापस आ जाएगा शेप एंड साइज उसका, है ना। तो ये क्या है, इसका एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या होगा, आपका बेस्ट एग्जांपल है रबर।
रबर। अब तुम बोलोगे स्टील कैसे है सर? स्टील भी क्या है, एक इलास्टिक सब्सटेंस है, ठीक है, एक इलास्टिक मटेरियल है। कैसे है अभी सारी चीजें पता चल जाएंगी जब मैं अच्छे से सॉलिड्स को अंदर जाएंगे अब इसके अंदर, ठीक है। अगर इलास्टिसिटी वर्ड का नाम का एक वेरिएबल है तो वैसे ही अपना क्या है, एक प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी नाम का एक क्या है अपनी प्रॉपर्टी है। तो प्लास्टिसिटी क्या होती है? प्लास्टिसिटी इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दें तो वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, कहने का मतलब है उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज वापस मेंटेन नहीं हो पाता। यानी कहने का मतलब क्या है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी ये यहाँ पे भी सेम लाइन रहेगी, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू डू नॉट maintain their original configuration when deforming force is removed। यानी कहने का मतलब क्या है, आपने एक फोर्स मतलब लगाया था उसका शेप चेंज करने के लिए, आपने उसको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद होगा क्या उसका शेप वापस वही नहीं हो पाएगा। अगर मैं बात करूं इसके एग्जांपल की, तो एग्जांपल हो गया मड हो गया उसका एग्जांपल। जैसे मड मतलब कीचड़ हो गया ना, कीचड़ का बोल है, या ऐसे समझो कि एक आटा लाइक गूंदा हुआ आटा होता है ना, वो गूंदे हुए आटे की एक लोई होती है, उसको उठाने के बाद उसका शेप चेंज कर दो, ऐसे करके दबा के उसको छोड़ दो, क्या उसका शेप वापस वो सर्कुलर शेप का हो जाता है, स्फेरिकल शेप हो जाता है? नहीं हो जाता। या उसको ऐसे करके उठाने के बाद उसको ऐसे करके छोड़ दो, लाइक वो जब जमीन से टकराएगा तो उसका शेप बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल ओवल शेप का हो जाएगा, है ना, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी, और वापस आने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। अब तुम समझ गए होगे कि इलास्टिसिटी वाले जो मटेरियल होंगे उसको कहेंगे इलास्टिक मटेरियल, जो प्लास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी मेंटेन करके रखते हैं उनको कहते हैं प्लास्टिक मटेरियल। समझ गए अच्छे से? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फोर्स का नाम बताया, डीफॉर्मिंग फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? जिससे आपने क्या किया, आपने फोर्स लगाया जिससे उसका शेप चेंज हुआ। ऐसी एक और फोर्स होती है जिसको कहते हैं हम रीस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं उसको? रीस्टोरिंग फोर्स। अब वो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? रीस्टोरिंग फोर्स असल में ये होती है कि अगर आप उस मटेरियल को खींच रहे हो, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, उसको छोड़ा आपने, तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? एक अंदर की फोर्स जो अपने आप को मेंटेन करके ला रही है, यानी उसके शेप और साइज को वापस मेंटेन जो कर रहा है फोर्स, उसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोला मैंने उसका नाम? रीस्टोरिंग फोर्स। और कई बच्चे ये सोचते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स और जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये दोनों सेम है। दोनों सेम कैसे हो सकते हैं बच्चों, है ना? डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है कि आप उसका शेप और साइज चेंज करने के लिए लगा रहे हो, तो हो गया डिफॉर्मिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो रहा है? वो रबर लगा रहा है अपना शेप एंड साइज वापस मेंटेन करने के लिए, तो ये क्या होगी? रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके आगे। तो इसके आगे अपने को क्या स्टडी करना है? इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। इसके आगे अपने को स्टडी करना है जिसका नाम है स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में अपने को स्टडी करना है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया is called स्ट्रेस। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। यानी रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। क्या कह रहे हैं उसको? स्ट्रेस कह रहे हैं, ठीक है। यानी ये स्ट्रेस की वैल्यू किसके इक्वल होगी? स्ट्रेस की वैल्यू किसके इक्वल होगी? ये होगी रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। अगर यहीं से इसकी बात की जाए, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी तो तुम सब बता दोगे। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन हो जाएगा m(l-1 t-2)। यही तो होगा। अब ये मत बोलना करके दिखाओ, है ना। लाइक ऐसे क्या होगा? इसका हो जाएगा ml2 t-2, है ना।
mlt-2 अपॉन में ये होता है L का स्क्वायर। अब देखो ये L कटेगा, एक L बच जाएगा, ऊपर जाएगा तो L की पावर -1। तो ये क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस का डायमेंशन SI यूनिट और उसका फॉर्मूला, तीनों चीजें हो चुकी हैं और यही होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं स्ट्रेस और प्रेशर सेम है, नहीं, दोनों अलग है, स्ट्रेस और प्रेशर दोनों ही अलग है। अच्छा, ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, हायर क्लास में जाओगे तो पता चलेगा इट्स अ टेंसर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। अब पूछोगे सर टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, टेंसर क्वांटिटी भी एक चीज होती है, अभी तुम उतना डीप नहीं मत जाओ। स्केलर क्वांटिटी, अगर आपके पेपर में तुम पूछोगे सर पेपर में स्केलर आ गया, वेक्टर आ गया, तो कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अगर पेपर में एक ऑप्शन टेंसर का भी आ चुका तो तुम स्केलर को नहीं टिक करोगे, तुम किसको टिक करोगे, टेंसर को टिक करोगे। ठीक है, तो स्ट्रेस इज अ स्केलर क्वांटिटी बट आल्सो अ टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी एक रिप्रेजेंटेशन होता है। हायर फिजिक्स में जाओगे ना तो तुम ग्रेजुएशन में स्टडी करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हम क्या कहते हैं, मैट्रिसेस के फॉर्म में किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम इन सारी क्वांटिटीज फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका ऑर्डर 0 हुआ तो स्केलर क्वांटिटी, 1 हुआ तो वेक्टर क्वांटिटी, 3 हुआ तो स्पेस टाइम की वैल्यू आ जाती है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अब तुम बोलोगे सर ये सारी चीजें सिलेबस में नहीं है, तो आगे आ जाओ, तो आगे आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आगे आते हैं स्ट्रेन। अच्छा, स्ट्रेन से पहले एक चीज बता दें कि स्ट्रेस के टाइप्स कितने होते हैं, स्ट्रेस के टाइप्स कितने, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। क्या कह रहे हो, एक स्ट्रेस तो सर आप ही दे रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम दे रहे हैं तो तुम्हें कुछ मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, कितने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस होते हैं। फर्स्ट इज योर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ये आपका फर्स्ट है टाइप। नेक्स्ट टाइप कौन सा है, नेक्स्ट टाइप है आपका शेयर स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस। नेक्स्ट कौन सा टाइप है, नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेस। यानी तीन चीजें बांधी हमने, लॉन्गिट्यूडिनल, शेयरिंग एंड वॉल्यूम स्ट्रेस। तीन अलग अलग टाइप के आपके स्ट्रेस होते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है, लाइक एक एक्सिस के अलोंग आप क्या लगा रहे हो, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। यानी मान लो कि ये है एक एक्सिस, ये जो मार्कर है ये एक एक्सिस है, एक रॉड है, तो इस पे दो तरीके से फोर्स लगा सकता हूँ, है ना। एक्सिस के अलाउंग दो तरीके से लगा सकता हूँ, या तो खींच लूँ इसको ऐसे करके खींचूं, या तो इसको ऐसे करके दबा दूं। तो यानी आपके लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में भी दो टाइप्स के स्ट्रेस आते हैं। फर्स्ट इज योर टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, और एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। सेकंड इज योर कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। समझे, एक क्या एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल हो गया, एक टाइप हो गया टेंसाइल स्ट्रेस, एक हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेस। यानी मैंने क्या कहा, अगर मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक मार्कर है या एक रॉड है, अगर मैं उस पे ऐसे करके फोर्स लगा दूं, ऐसे करके फोर्स लगा दूं, यानी मैंने ऐसे करके खींच रहा हूं, खींचने को क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। अगर मैं इस पे सेम रॉड को ऐसे करके फोर्स लगाऊं, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, यानी दबा दूं, दबाने को क्या कहते हैं, कंप्रेशन, यानी इसको कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब तुम अच्छे से समझ गए कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के दो टाइप्स हैं, एक टेंसाइल स्ट्रेस, एक है कंप्रेसिव स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेस आपके बुक में बहुत अच्छे से एक एग्जांपल से बता रखा है। लाइक एग्जांपल के तौर पे आपकी एक बुक है, बहुत मोटी सी बुक है, लाइक आपकी मान लो एसएल अरोड़ा है ना, एसएल अरोड़ा आपकी सबसे मोटी बुक है ना फिजिक्स की। तो हमने क्या कर रखा है, वो बुक ऐसे करके रखी है, बहुत ही मोटी है। अब तुम उस बुक को ऐसे करके साइड से थोड़ा सा फोर्स लगाओ ना, यानी यहाँ से अगर फोर्स लगाओ ना, यहाँ से साइड से अगर फोर्स लगाओ तो ये यहाँ से बेस से तो चिपकी रहती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट हो जाती है, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। अब इस शिफ्ट को ही हम कहते हैं शेयर, क्या कहते हैं, थोड़ा शिफ्ट हो गया, थोड़ी शिफ्टिंग हो गई, इसी को कहते हैं शेयरिंग। तो इसको बोल देते हैं हम शेयरिंग स्ट्रेस। इस टाइप को क्या कह रहे हैं हम, शेयरिंग स्ट्रेस कहते हैं। तो तुम समझ गए होगे शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब क्या है। यानी आपके पास एक मोटी सी बुक रखी है, आप उसके एक्सिस के पैरेलल आपने क्या किया, एक फोर्स लगाया, पैरेलली फोर्स लगाने से हुआ क्या, ये हल्का सा शिफ्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे बेस से चिपका हुआ है ना। बहुत मोटी बुक होती है, उसको साइड से करो, वो ऐसे करके शिफ्ट हो जाती है। तो ये शिफ्ट होने को हम शेयरिंग स्ट्रेस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट
टाइप नेक्स्ट टाइप इज योर वॉल्यूम स्ट्रेस। तो मान लो मैंने क्या किया, मेरे पास एक असिमेट्रिकल बॉडी है, कोई भी बॉडी, असिमेट्रिकल सिमेट्रिकल कोई सी भी बॉडी हो सकती है। लाइक मेरे पास ये बॉडी एक असिमेट्रिकल बॉडी, ठीक है, मेरे पास ये असिमेट्रिकल बॉडी है। मैंने इसको एक कंपाउंड में लाइक एक मटेरियल में डुबा दिया, लाइक मैंने इसको पानी में डुबा दिया। पानी में अगर मैं डुबाऊंगा तो होगा क्या, पानी में डुबाने से होगा क्या, इसके हर एक पॉइंट पे एक फोर्स लगने लग जाएगा चारों तरफ से। यानी एक लाइक तुम पानी में डूब जाओ, है ना, डूब मत जाओ, है ना, लाइक पानी में अगर तुम किसी चीज को डुबाते हो तो होता क्या है कि उसको चारों तरफ से क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। यानी एक फोर्स लगता है, हर एक एरिया पे लगता है, ठीक है। यानी हर जगह से हर तरफ से क्या लग रहा है, उसका पानी का प्रेशर लग रहा है, हर तरफ से प्रेशर लग रहा है। यानी कहने का मतलब क्या, यहाँ से लग रहा है, यहाँ से लग रहा है, यहाँ से लग रहा है, इक्वल अमाउंट में लग रहा है ना, इक्वल अमाउंट में लग रहा है, इक्वल अमाउंट में लग रहा है, हर जगह से लग रहा है। तो होता क्या है, कई सारे लोग ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे P लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि प्रेशर लग रहा है। क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर आप P लिख दोगे। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि भाई जो आपका स्ट्रेस होता है और प्रेशर जो होता है वो कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यानी फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर होता है। यानी फोर्स की डायरेक्शन होती है लेकिन प्रेशर की डायरेक्शन नहीं होती। यानी फोर्स की वैल्यू आएगी Pa, यानी आप फोर्स लिख सकते हो। यानी मैं यहाँ पे Pa लिख सकता हूँ, Pa और यहाँ पे भी Pa। यानी डायरेक्शन किसकी होती है, फोर्स की, ना कि प्रेशर की, ठीक है। तो Pa यहाँ पे हम लिख सकते हैं और ये हर तरफ से लगेगा, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस। तो आज की क्लास में हम सिर्फ स्ट्रेस पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रेन पढ़ेंगे और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं हुक्स लॉ, ये सेकंड लेक्चर में होगा हमारा, और वहीं पे हम पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।